नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, एक तरफ तो अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम तरह की तहकीकात चल रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, एनआईए के छापे पड़ रहे हैं और नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि एक जमात अभी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को बचाने में लगी हुई है, इन आतंकवादियों को कवर फायर दे रही है और अब उनमें नया नाम जुड़ गया है मौलाना अरशद मदनी का। आप सोचिए वो किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, जरा उनकी स्टेटमेंट देखिए सामने। जी देखिए, अभी तक जो थे वो राजनीतिक वर्ग था, लेकिन ये मौलाना अरशद मदनी है और ये जमीयत उलेमा हिंद जो कही जाती है, जो अपने आप को ये बहुत राष्ट्रवादी भी बताते हैं ये, और खुलकर आतंकवाद के समर्थन में आए हैं। खुल ये हमारे कहने की बात है कि खुलकर आए हैं, खुले तो ये पहले से थे, क्योंकि आतंकवादियों के जो मुकदमे लड़े जाती है वो जमीयत उलेमा हिंद ही लड़ती है। जो भारत में जो जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जो पूरी हलाल की पैरेलल इकोनॉमी है, वो इन्हीं लोगों द्वारा चलाई जाती है। तो इस तरीके का इनका रिकॉर्ड है। हालांकि अच्छी अच्छी बातें करते हैं चैनलों पर, मीडिया पर बैठकर। तो आप देखिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा गंभीर है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का जो भड़काऊ बात हम कहते हैं ना कि हेट स्पीच, एक घृणा फैलाना, एक आतंकवाद का मामला है ना। अल फलाह में एक ब्लास्ट हुआ भी, ऐसा भी नहीं है कि ब्लास्ट नहीं हुआ। और उस आतंकवादी का वीडियो जिसमें उसका एक इकबालिया बयान है, जिसमें वो कबूल कर रहा है कि वो तो शहादत देने जा रहा है। और उसके बाद पहले तो चलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और पॉलिटिकल क्लास आई, लेकिन अब ये जो है कथित रूप से ये एक धार्मिक नेतृत्व, जो कि ये मौलाना अरशद मदनी ये आए हैं और ये उसके बचाव में आए हैं। तो ये बहुत एक गंभीर बात है हिंदू समाज के लिए भी, भारतीयों के लिए एक सोचने वाली बात है कि एक मतलब एक बयान नहीं आया किसी भी मुस्लिम इस्लाम के किसी बड़े नेता ने, किसी मुसलमानों के बड़े नेता ने भारत ने ये नहीं कहा कि भाई ये कहाँ से प्रवृत्ति आ रही है, आतंकवाद जो है इस्लाम का कोई मतलब हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। बचाव करने आ गए, और बचाव में कह क्या रहे हैं, वो बेसिकली वो भड़काने के लिए कह रहे हैं। वो हेट स्पीच है कि कहना इनका है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान होगा तो वो जेल जाएगा, सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती, आजम खान और इकबाल जैसी हालत बना दी जाएगी। आजम खान को तो लोग जान ही रहे, इकबाल जो कह रहे हैं वो ये सहारनपुर के एक विधायक हुआ करते थे, हाजी इकबाल। उनकी कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही है, तो उनके बारे में आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। जैसी हालत बना दी जाएगी। अल फलाह पर यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई शिक्षा पर हमला नहीं, बल्कि मुस्लिम संस्थानों को डराने की राजनीति है। कोई स्कूल हो या कोई मुस्लिम संस्था, सरकार उन पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे वो देश के लिए खतरा हो। मतलब जिस विश्वविद्यालय के छात्रों, जिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने देश की मतलब छाती पर, देश की राजधानी में लाल किले के सामने बम ब्लास्ट कराया, जिसने 6 दिसंबर को पूरे देश को दहलाने का षड्यंत्र रचा था, उस विश्वविद्यालय और उस विश्वविद्यालय में रचे गए षड्यंत्र के समर्थन में एक मौलाना खड़ा हो गया जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है। और ये वही मौलाना है जो संघ प्रमुख, जो मोहन भागवत से मिलने के लिए, जो एक बार आपको ध्यान होगा कि इनसे इनकी बैठक हुई थी, ये बीच बीच में अपने आप को मॉडरेट दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि हम संवाद कर रहे हैं, और साथ में ही आतंकवाद के पक्ष में खुलकर इस तरीके से सामने आ जाते हैं। इनका जो पूरा स्टेटमेंट है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, कि जिसमें ये कह रहे हैं कि सरकार साजिश कर रही है, सरकार जो है इनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है। ये नहीं साजिश कर रहे हैं, ये जो आतंकवादी हैं, जो बम ब्लास्ट करने वाले हैं, वो षड्यंत्रकारी नहीं है, वो साजिश नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान साजिश नहीं कर रहा है, बांग्लादेश साजिश नहीं कर रहा है, मतलब कोई और साजिश नहीं कर रहा है। ये भारत की सरकार साजिश कर रही है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो मतलब ये जो बम ब्लास्ट किया था, ये किसने किया था? वो जो वीडियो था, वो जो छात्र था, वो कौन था? वो सब क्या भारत की सरकार ने कर दिया था? मतलब ये जो जिस तरीके से जो तरीका था कि 26/11 में इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि वो हिंदू आतंकवाद था, कि उसी तरीके का पैटर्न है कि पहले कांड करो, फिर कवर फायर दो, फिर उसके बाद एक पूरा माहौल बनाओ और विक्टिम प्ले करो। ये विक्टिम प्ले करने के अभी दूसरे या तीसरे चरण में ये है मौलाना। सर, यही लोग हैं ना जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। तो यहां पर इनकी स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है? जिस तरह से खुलेआम आकर वो जो जिहादी डॉक्टर है उनका बचाव कर रहे हैं और इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं कि मुसलमानों की तरक्की नहीं देख सकती इस देश की सरकार। आप सोचिए, आजम खान की पैरवी कर रहे हैं। आजम खान पर 100 से ज्यादा केस है और किस लिए वो इस वक्त जेल के अंदर बंद है 7 साल की सजा में। वो 2-2 पैन कार्ड लेकर घूम रहे थे, और पैन कार्ड उन्होंने क्यों बनाए थे? धोखा देने के लिए ना, राज्य सरकार को धोखा देने के लिए। देखिए, जो आजम खान पे आरोप हैं वो सिर्फ हिंदुओं के विरुद्ध नहीं है, उन्होंने तो मुसलमानों के विरुद्ध वो सारे अपराध किए थे। जमीनें मुसलमानों की हड़पी थी, उनको ड्रग्स के एक्ट में मुसलमानों को फंसाया था।
तो आप किसके साथ खड़े हो? आप वास्तव में आतंकवाद, कट्टरपंथ, आप एक सामान्य मुसलमान के तरफ से भी नहीं खड़े हो। आपका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, आप जमीयत उलेमा हिंद कहते हो अपने आप को, हिंद से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप गजवा हिंद वाले हिंद क्या समझ के जमीयत के होगे? आपकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। आप उस काल्पनिक एक मध्ययुगीन भारत की कल्पना करते हो जो एक लुटेरे मुगलों द्वारा जो भारत में जो कब्जा किया गया था, उसकी आज भी आप एक सपना लेकर जी रहे संगठन के तथाकथित अध्यक्ष हो, और आप आज भी उसी तरीके से उसी मध्ययुगीन सोच से बाहर निकल नहीं पाए हो। तो अगर आप ये आजम खान का समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि ये उस मानसिकता, उस कट्टरपंथ का समर्थन कर रहे हैं। इनका तो सामान्य मुसलमानों के लिए भी इनकी कोई निष्ठा नहीं है, यही इसको माना जाना चाहिए। और ये जो हाजी इकबाल की बात कर रहे हैं, उनकी कहानी भी तो कुछ कुछ आजम खान जैसी है ना। एक यूनिवर्सिटी उन्होंने भी गैर कानूनी तरीके से बनाई थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई योगी सरकार के आने पर ही हुई थी। तो क्या ये योगी को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि आज की तारीख में आजम खान भी तो ये कहते हैं ना, वो तो बहुत बड़े सीएम हैं जो फैसला सुनाएंगे सर आंखों पर। जिस तरह की बातें वो करते हैं कि मेरे को तो जेल में बड़ा डर लगता है, बिस्किट हाथ में लेकर जेल गए हैं। तो ये एक तरह से योगी को टारगेट करें इन दोनों के बहाने। देखिए, योगी को टारगेट कर रहे हैं, योगी ही खटक रहे हैं इन लोगों को, सबको। ये तो जमीयत उलेमा हिंद तो बहुत लंबे समय से इनको योगी जी चुभ रहे हैं, कह नहीं पाते बेचारे, क्योंकि वो हिसाब किताब से काम करने वाले व्यक्ति हैं। वरना इस मामले में आजम खान और हाजी इकबाल का नाम आने का कोई मतलब नहीं था। ये एक आतंकवादी घटना थी, और आजम खान और हाजी इकबाल का मामला नियम कानून तोड़कर एक गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा करने और लोगों को परेशान करने, भारत के कानून को एक ताक पर रखकर और अपना एजेंडा चलाने, उस तरीके का मामला था। वो एक आपराधिक मामला जिसको कहते हैं। लेकिन ये जो है, इसकी तुलना ये दो, मतलब इनको इस्लाम दिख गया वहां पर। चलिए ठीक है, दिख गया। अब जो हाजी इकबाल का आपका प्रश्न है, हाजी इकबाल कौन था? हाजी इकबाल जब बहुजन समाज पार्टी ये 2012 से पहले, जब 2007 में जब चुनाव हुआ था, तो उस समय बीएसपी के टिकट पर जीते थे ये सज्जन। छोटे मोटे ये परचून की दुकान चलाया करते थे सहारनपुर में। फिर बहन जी ने इनको टिकट दे दिया, ये विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद जो इनका अपना सत्ता जो एक होता है कि भाई आपने एक कोलैबोरेशन किया कि भाई जो मुस्लिम वोट, जाट वोट, इस तरीके से कुछ जातियों, मतलब मुझे नहीं मालूम कि किन किन वोटों का कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया था, लेकिन उस वक्त एक जातियों का एक समीकरण बना। तो जो हिंदू जातियां थी वो मतलब उनके वोट से भी ये बने थे। लेकिन बनने के बाद ये अपने पूरे हाजी अवतार में आ गए, और हाजी अवतार में आने के बाद इन्होंने सारे बड़े बड़े ठेके पूरे उत्तराखंड के बड़े क्षेत्र में इन्होंने माइनिंग का काम किया। सहारनपुर से लगाए पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों तक बड़े क्षेत्र में इनके ऊपर आरोप है कि जहां पर अवैध माइनिंग के पट्टे ये लेते थे। बहुत बड़ी, मतलब बड़े पैमाने पर इन्होंने खनन माफिया इनको कहा जा सकता है। दूसरा ये कि फिर उसके बाद जब योगी जी का अच्छा, फिर ये जब अखिलेश आए तो उसमें भी इनको तो अपना तंत्र चलाना है। अखिलेश यादव में भी ये समाहित हो गए, अखिलेश यादव के राज में भी इनको कोई छुआ नहीं किसी ने। लेकिन योगी जी के आने के बाद सबसे पहला अगर बड़ा डंडा जिन लोगों पर पड़ा था, उनमें से एक हाजी इकबाल भी थे। तो हाजी इकबाल साहब जो है ग्लोकल यूनिवर्सिटी करके चलाते हैं, बड़ा विचित्र सा नाम है, ग्लोकल। तो ग्लोकल यूनिवर्सिटी जो है वो इनकी सहारनपुर के आसपास में कहीं पे है। तो वहां पर अब ये देखिए, विश्वविद्यालय बनाने का पैटर्न, मतलब आप विश्वविद्यालय बनाते हो तो एक सफेद पोश रहते हो, जहां पर आप एक मेडिकल का कोर्स, इंजीनियरिंग के कोर्स और इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज चलाते हो। आप तो खुद ही परचून की दुकान चलाने वाले हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास हैं ये, लेकिन ये वहां पर चला रहे हैं। तो ये अब ये जो शिकायत कर रहे थे, ये जो अभी कि संस्थान बनाने, तो ये संस्थान है, मतलब कि बल्कि मुस्लिम संस्थानों को डराने की राजनीति है। तो मुस्लिम संस्थान मतलब आप मौलाना बहुत क्लियर है कि ये जो मुस्लिम संस्थान है, चाहे वो अल-फलाह हो, चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी हो, और चाहे हाजी इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी हो, ये इनको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये मुस्लिम से क्या लेना देना? अगर आप एक शिक्षा संस्थान बना रहे हो, विश्वविद्यालय बना रहे हो, तो विश्वविद्यालय है, पढ़ाई होनी चाहिए, डिग्री बांटो, जैसे बाकी संस्थान चलते नहीं। उससे मतलब नहीं है। वहां बम बनेगा, वहां अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, वहां पर जहर के राइजिन बनेगा, वहां पर हिंदुओं को मारने के षड्यंत्र रचे जाएंगे। तो ये जो एक तरीका है इन लोगों का कि भाई अगर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो आप उनको डराने के लिए डराने की राजनीति कर रहे हो। ये विचित्र स्थिति है। इससे पहले भारत में मतलब कम से कम आतंकवाद की घटना में सीधे सीधे स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद भी अगर कोई बचाव करने आ पा रहा है, तो इस देश की सुरक्षा एजेंसियों, सरकार, न्यायपालिका, इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई आप इसमें क्या करोगे।
कब तक आप हिंदुओं को दबाते रहोगे कि चुप रहो चुप रहो चुप रहो? मतलब हिंदुओं को इसके खिलाफ अगर आप प्रकट होकर कोई बोलेगा तो भी वो नफरती है और कहा जाएगा कि नहीं वो तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? तो अब ये देखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है, वरना ये बयान बहुत खतरनाक है और बहुत खतरनाक लक्षण है कि जिस तरीके से एक आतंकवाद की घटना को एक लॉ एंड ऑर्डर के मामले से ये जोड़ रहा है व्यक्ति। ये और संघ प्रमुख और इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को आप वैधता देते हो जिससे मिलने का क्या मतलब है? ऐसा घृणा फैलाने वाला व्यक्ति इससे मिलने का कोई औचित्य है क्या? वहां से कौन सी शांति की बात कर पाता होगा ये, अगर आज भी हाजी इकबाल और आजम खान जैसे घटिया लोगों की का बचाव कर रहा है और नहीं तो आतंकवाद की घटना को कह रहा है कि जी सरकार जो है वो मुस्लिम संस्थानों पर टूट पड़ती है। ये क्या मतलब है बात का? और सर ताज्जुब की बात यह है कि अल फला यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, वो 3 साल जेल में रहकर आया है, उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। तो ये जो मौलाना अरशद मदनी, उनका इतिहास इनको नहीं पता। और फिर ऊपर से जिस तरह से कह रहे हैं कि कोई भी स्कूल हो या कोई भी मुस्लिम संस्था हो, सरकार उन पर ऐसे टूटती है जैसे वो देश के लिए खतरा है। तो क्या इनको नहीं पता कि मदरसों में जो पाठ पढ़ाया जाता है वो खतरनाक होता है? योगी जी जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं मदरसों पर पूरे उत्तर प्रदेश में, एटीएस ने जाकर हर मदरसे से कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है, कितने बाहरी स्टूडेंट्स हैं, इसका जो पूरा लेखा जोखा मांगा है, तो उससे भी तो दर्द हो रही होगी ना मौलाना अरशद मदनी जैसे लोगों को। भाई देखिए, अब या तो एक तरीका है कि आप इनसे डर जाइए और कहिए कि ठीक है भैया, आप जहां मर्जी हो बम फोड़ लो, जैसा आपका राज चल रहा था 2014 से पहले, जहां मर्जी होती थी बम फोड़ते थे, जहां मर्जी होती थी हमले करते थे। अब 2014 के बाद बंद है, तो अब छोटे मोटे काम करके कहीं किसी तरीके से इन्होंने संतोष किया। और उत्तर प्रदेश के जो मदरसों, जिसका दर्द इनके स्वर में दिखाई देता है, जिसकी चर्चा कर रही हैं आप, कि वो क्या करते हैं पिछले कुछ वर्षों में, आप देखिए तो मदरसे हमेशा बुरी बातों के लिए ही तो खबरों में रहे। ये तो कोई मोदी सरकार नहीं कर रही है कि भाई आप प्रयागराज में नकली नोट छाप रहा है मदरसा, कुशीनगर में नकली नोट छाप रहा है मदरसा, बहराइच में जो है वहां पर विदेशियों को ठहरा रहे हैं मदरसे में। और बहराइच ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मदरसों में पकड़े गए थे, बस बहराइच में ज्यादातर मदरसे घुसपैठियों, रोहिंग्या, इनका ये स्टॉप ओवर का काम करते हैं, उनमें उनको ठहराया जाता है। ये पूरी जो मूवमेंट होती है अवैध घुसपैठियों की, उसमें मदरसों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। अचानक से नेपाल के बॉर्डर पर जो मदरसों की पूरी चेन बनी थी, जिसको योगी जी ने तोड़ा, तो वो पूरे चेन जो बनाने का और जो वो था काम था, वो भी इसीलिए था। तो अब बात वही है कि आप खुलकर, मतलब एक शर्म आनी चाहिए अगर आप अपने समाज के, अपने समुदाय के एक सीनियर नेता, आपकी तो उम्र भी हो गई है, एक पांव कब्र में पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी आपका वो 72 हुरों और जाकर वो आबे जमजम पीने का जो की दीवानगी थी वो गई नहीं है। आज आप अभी भी वही काम कर रहे हो जिसके लिए आप अपने पूरा जीवन आपने लगाया है। आप सुधरने वाले नहीं हो। और फिर जैसे आप कह रहे हैं ना कि मदरसों में नकली नोट, अरे वहां पर तो हथियारों की फैक्ट्रियां जब्त की गई हैं। मदरसों में कभी किसी अच्छे काम के बारे में सुना है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मदरसे हो या उत्तर प्रदेश के या नेपाल बॉर्डर पर? वहां पर फंडिंग कहां से आती है? पर लेकिन ताजुब की बात यह है ना कि जब इस तरह के मदरसों पर नकेल कसती है योगी सरकार, तो ये लोग रोते गाते पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट और वहां से फैसले पलट दिए जाते। देखिए, ये तो मतलब क्या कहा जाए, एक विडंबना है, एक विचित्र स्थिति है जिसका कोई मतलब क्या कहा जाए कि भारत में ये कैसे कर सकती है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे किया था, जस्टिस चंद्रचूड़ का वो निर्णय था जब मदरसा एक्ट मुलायम सिंह यादव ने, जो आलिम फाजिल, भाई हम तो आपसे पूछा जाए आप कितनी क्लास तक पढ़े तो आप कहेंगे मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, फिर BA MA टाइप आपका एक होता है। लेकिन इनकी जो पूरी पाठ्यक्रम का जो शैली है वो विचित्र है। आलिम फाजिल, मतलब कोई समझेगा क्या? आप कह रहे हो कि जी उनको हम सेना में शामिल करेंगे, आप कह रहे हो कि वो सरकारी नौकरियों के योग्य बने। भाई कैसे सरकारी नौकरी के योग्य बनेंगे? और वहां आप पढ़ा क्या रहे हो? आप जो पढ़ा रहे हो कि अभी कुछ दिन पहले कई सारे अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं कि एक तो जो हम लोग जानते हैं कि धरती चपटी है और सूरज जो है वो धरती के चक्कर लगाता है, तो इस तरीके का जो ज्ञान है सिर्फ ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा ज्ञान है जो उसमें बांटा जाता है। गणित से कोई लेना देना नहीं, आधुनिक विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वही बताना कि काफिर जो है वो निकृष्ट होता है, उसकी गर्दनें उतारो, उसके लूट के माल को माले गनीमत समझो। तो जो 300 वर्ष पहले जो एक मदरसों का जो सिलेबस तय हुआ था जो औरंगजेब के समय में, वही आज भी अक्षरशः पढ़ाया जा रहा है। मतलब हम कहाँ शिकायत करते हैं कि भाई पाठ्यक्रमों में सुधार होना चाहिए, अब ये 30 साल पहले तय हुआ था। यहाँ तो एक पूरी शिक्षा व्यवस्था पैरेलल चल रही है जिसमें 300 साल पुरानी बातें पढ़ाई जा रही हैं।
वो कभी आगे बढ़ा ही नहीं। और पूरी वो शिक्षा जो है वो 300 साल अभी हम कह रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेशन जो थी वो प्रिस्क्राइब हुई थी औरंगजेब के टाइम पे, लेकिन जो पूरी शिक्षा है वो कहां से आ रही है? वो तो 1400 साल पुरानी है। आप सुधरने, बदलने, सुधार करने को तैयार नहीं हो। समाज कहां से कहां आ गया, लेकिन आज भी आपका विज्ञान से सीधा वही लट चली हुई है, क्योंकि विज्ञान आपको पसंद नहीं है। आपको विज्ञान नहीं चाहिए, आपको मैथ्स नहीं चाहिए, आप वही मतलब जो एक फालतू फंड की बातें हैं, आबे जमजम और जन्नत और हूरे हैं, उन्हीं में बीते हुए। तो जो पढ़ कर निकल रहा है वो या तो मौलवी बन रहा है, जो हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं कि भाई मदरसे से निकल के क्या बनेगा, मौलवी बनेगा, इसके अलावा उसके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। और मौलवी भी कैसा बनेगा? मौलवी तो बहुत मुख्यमंत्री हैं, बहुत संभाल संभाल के बोल रहे हैं। आतंकवादी बनेगा, पत्थरबाज बनेगा, लड़कियां छेड़ने वाला बनेगा, वो किसी भी तरीके से किसी भी काफिर के लिए लव जिहाद करेगा, जिहाद करेगा। तो मतलब वो यही करेगा, उसका जीवन वहां तक ही सीमित रहेगा, वो कभी भी भारत की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएगा। तो जो आपका मतलब ये वो था कि भाई अब उस पर हाईकोर्ट ने पूरी जिरह के बाद जो मदरसा एक बोर्ड जो बनाया था, मदरसा एक जो पास किया था मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में 2004 के आसपास, मुझे अगर समय हो सकता है कि इधर उधर हो, हाँ 2004 आपने चलाया, तो उसके बाद ये उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उसमें योगी सरकार का बड़ा वो था, प्रयास था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट कह देती कि नहीं नहीं जी, आप उनकी धार्मिक शिक्षा में दखल नहीं दे सकते हो। आप मदरसा एक्ट को रिस्टोर कर दिया। मतलब ये जो धरती चपटी पढ़ाई जा रही है, ये जो काफिर को मारो, सिर उतारो और घेरो और उनको उनको उनकी गर्दनें काटो, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल वैलिड है। सच ये निर्णय था भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का। अब हमें इन लोगों के नाम लेकर कहना पड़ेगा कि ये कौन लोग थे, किस दुनिया से आए थे, कहां का ये लोग, किस संविधान को पढ़ते थे। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता में क्या मुझे ये स्वतंत्रता है कि मैं किसी को मारने की बात करूं? मैं किसी मुसलमान को, किसी ईसाई को, किसी सिख को क्या मैं मारने की बात कह सकता हूं? यहां तो आप कोर्स में रख के पढ़ा रहे हो, जब मुझे व्यक्तिगत रूप से कहने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो निश्चित रूप से मेरी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे की सुरक्षा का प्रश्न आए। यहाँ पे पूरे समुदाय को ही सुरक्षा के उसमें ला रहा हूं, एक पूरी नई पीढ़ी मुसलमानों। और वही मदरसों, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 25,000 मदरसे चलते हैं, मजाक नहीं है, कोई 20-25 का मामला नहीं है। करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ छात्र जो है पूरे देश भर में मदरसों में पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं? आप 1.5 करोड़ आतंकवादी तैयार कर रहे हो। अगर मैं करूं 1.5 करोड़ आतंकवादी, अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है मेरा तकनीक मतलब गलत होगा, लेकिन भाई बड़ी संख्या, अगर आप 10% 20% ले लें, आपकी सुरक्षा एजेंसियां कैसे संभालेंगे अगर वो यही पढ़ रहे हैं कि काफिर को मारो? तो अब ये भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अलाउ कर रहा है। तो अब ये भारत की जनता को सोचना पड़ेगा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही है, खेल किधर से रही है। आज भी उस तरीके के निर्णय आ रहे हैं, आज भी उस तरीके की बातें हो रही हैं। और जब योगी सरकार कह रहे हैं तो हमारे एक आउट गोइंग चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं, हमने, मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने बुलडोजर रोक दिया। ठीक है, वो खुश रहे कि उन्होंने बुलडोजर रोक दिया, लेकिन योगी जी का बुलडोजर तो नहीं रुका। आप खुश होते रहिए, लेकिन भाई मदरसे तो चल रहे हैं, मदरसे तो चल रहे हैं चंद्रचूड़ के फैसले से। लेकिन अब मेरे ख्याल से अब देखिए, अब ये जो स्थितियां हैं, मतलब सोचना पड़ेगा सरकार को और सारी व्यवस्था को कि भाई ये कब तक आप अलाउ करेंगे। ये बहुत आग से खेल रहे हैं आप। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा ना 25,000 मदरसे, उनमें 16,000 को मान्यता मिली हुई है यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से, बाकी 8,000 तो गैर कानूनी है, अवैध तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन ये जो मदरसों में वहां पर पढ़ाया जाता है, मैंने सुना है कि कभी भी वो जो सामग्री होती है उसको लेकर बच्चा घर नहीं जाता। अगर कोई घर से आ रहा है या वहीं रहकर पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ाते हैं, क्या सिलेबस है, कोई नहीं जानता। और आपको याद होगा बहुत सारे आतंकी हाल फिलहाल के दिनों में पकड़े गए हैं जो मदरसा से पढ़ के निकलते थे। तो ये जो अल फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पैदा हुए हैं, जिहादी डॉक्टर पैदा हुए हैं, ये भी तो किसी मदरसे से निकले हैं। सोच तो इनकी भी वैसी है ना। अगर ये मदरसे में रहकर मौलवी बन जाते तो इनकी मदनी जैसी सोच निकलती। डॉक्टर बन गए हैं तो भी इनकी सोच वही है। वो शर्जील इमाम और उमर खालिद है, उनकी भी वही सोच है। तो आखिर में जड़ तो मदरसा ही हुआ ना सर। इसीलिए योगी सरकार अगर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो बिल्कुल सही कर रही है। देखिए, जो कश्मीर के जो कश्मीरी पंडितों के जो एक मतलब वो है, काफी बोलते हैं सुशील पंडित, उनका कहीं स्टेटमेंट में देख रहा था कि अगर आप मदरसे के नाम के आगे यूनिवर्सिटी लगा दोगे तो वो यूनिवर्सिटी नहीं हो जाएगी, वो मदरसा ही रहेगा। तो अल फलाह मदरसा है, ये इसमें हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उनको यूजीसी और एनएसी सबकी मान्यताएं वो लगा रहे थे। मतलब जैसे होता है ना कि झूठ कि कोई सिर पैर नहीं, आप लगा लो, आप कुछ भी, जैसे नकली दुकानें होती हैं कि भाई हमारी मान्यता यहाँ से है वहां से है, उस तरीके से ही चल रहा था वो पूरी व्यवस्था।
लेकिन जो आपने कहा मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है, अब हम लोग बात कर रहे थे तो इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भाई कैसे वो क्या पढ़कर वो वहां पे अगर वो मेडिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे। हर मदरसे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, किसी भी जो मदरसे की जो क्लासरूम होती है उसमें 2 बेंच खाली रखी जाती है, भले ही बाकी 2 के बेंच पे 4-4 बच्चे पढ़ाए जाएं, लेकिन 2 बेंच पे कोई नहीं बिठाया जाता है। आपको मालूम है क्यों नहीं बिठाया जाता है? ये अपने आप में एक रहस्य है, और मुझे मदरसे के एक अध्यापक ने बहुत पहले बचपन में बताया था, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर में हूँ जहाँ पर बहुत सारे मदरसे और ये हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 बेंच आगे की खाली रखी जाती हैं क्योंकि उस पे जिन्नात के बच्चे पढ़े। जिन्न मतलब जो जिन्न होते हैं, जिनसे पाकिस्तान में बिजली बनाने पर रिसर्च चल रही है। पाकिस्तान की सेना जो है रिसर्च कर रही है कि जिन्नों से बिजली कैसे बनाई जाए। तो मतलब आप साइंस क्या पढ़ते होंगे इस पूरी व्यवस्था में, मैं उसकी ओर इशारा करना चाहता हूं कि 2 बेंच खाली रखी जाती है, उनमें जिन्न के बच्चे, जिन्नों के लड़के जो हैं वो आकर बैठते हैं। वो इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन उन 2 बेंचों पर आप नहीं बैठ सकते ताकि वो बैठ के पढ़ सके। तो अब आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चे, आपको मालूम है आपके 2000 जब से ये आरटीआई के बाद अब बच्चों को मारने पे स्कूल में आप मार नहीं सकते, टीचर कोई बच्चों को छड़ी से मार नहीं सकता। हम लोग आखिरी पीढ़ी थे जो बच्चे टीचरों से पिटे हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है करीब 1.5 करोड़ बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, वो आज भी बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं, क्योंकि मदरसों में जो एजुकेशन है उस पर वो नियम लागू नहीं होता। और वहां तो मार मार के ही मुसलमान बनाने की पूरी प्रथा है, वहां तो मुसलमान मतलब बच्चों को मारा जाता है। अब आप जिन बच्चों को इतनी कम उम्र में 5 साल 6 साल के बच्चों को आप छड़ी से बिल्कुल मतलब निर्दयता से मारते हैं ये मौलाना, और मारते ही नहीं बहुत कुछ करते हैं, मतलब उनका यौन शोषण भी होता है। तो जब आप उस तरीके की घटनाएं लगातार आती रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी आंख मूंद के आरोप लगा रहा है, मारने के वीडियो वायरल होते हैं, बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं तो बहुत ही सामान्य है। और वो जब बच्चे निकलते हैं तो वो किस तरीके के बच्चे होंगे आप समझ लीजिए, वो कि क्या उनकी भावना एक समाज के प्रति होगी, किस तरीके की सकारात्मकता उनकी। बस उनको ये मालूम है कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के एक फिदायीन है, उनको मरना है। उन्होंने जीवन भर इतनी मार खाई है कि उनको उतने ही कष्ट दुनिया उस समाज को देना है। तो अब ऐसे बच्चों को आप पढ़ाकर और मदरसों से आप क्या आशा कर रहे हो, और अल्फला और सब करके आप साइंस और डॉक्टर करते रहो, अल्टीमेटली वही बम ले जाकर फटेंगे। जो हुआ है लाल किला में वही हुआ है जो हो सकता था इस व्यवस्था में। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात मुझे ये लग रही है कि आप देखो, जो महबूबा मुफ्ती है उसने भी किस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर की आवाज गूंजी लाल किले के सामने। फिर आप वो जो सीनियर अब्दुल्ला है उनका बयान सुन लीजिए, फारूक अब्दुल्ला का। फिर आप पी चिदम्बरम का बयान देख लीजिए, स्वदेशी और विदेशी आतंकवाद की थ्योरी दे दी उन्होंने कि स्वदेश में रहकर ऐसे अगर सुसाइड बॉम्बर तैयार हो रहे हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार। अब मसूद अजहर का स्टेटमेंट देख लीजिए, भटके हुए युवक है। ये सब के सब इनके बचाव में तैयारी कर चुके हैं। और जमीयत के ये जो मौलाना अरशद मदनी है, इनकी स्टेटमेंट तो बता ही रही है कि आगे चलकर जब इनके केस अदालतों में पहुंचेंगे तो उनको बड़े बड़े वकील यही देंगे, क्योंकि आज तक ये यही करते आए हैं। अब देखिए दिल्ली के जो आतंकवाद, दिल्ली में जो दंगा हुआ था जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से इसी तरीके का पूरा पैटर्न था, वो भी व्हाइट कॉलर था, पढ़े लिखे लोग थे, जेएनयू, आईआईटी इन सब जगहों से शर्जील इमाम और उमर खालिद ये लोग पढ़े हुए हैं। और उस पूरी प्रक्रिया में देखिए करते 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 आज 4 साल बाद हम लोग भूल चुके हैं कि उन्होंने, पुलिस को याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई इन्होंने क्या कहा था। और ये कितना गंभीर है कहना कि 5 लाख लड़के दे दो और हम जाकर चिकन नेक काट देंगे। चिकन नेक क्या मजाक है? और क्या वो आप चिकन नेक पे काम नहीं कर रहे थे क्या? एजेंसियां जान नहीं रही कि आप क्या बोल रहे हो, आपके बोलने का अर्थ क्या है? तो अब वही बात है कि करते करते आप जनता के बीच में उस पूरे अपने पाप को धो देते हो। समय के साथ साथ लोग भूल जाते हैं कि दंगे में क्या हुआ था, कैसे एक वो बालक को जो है जिंदा जला दिया गया था, उसकी पूरे के पूरे उसमें जो एक दुकान या एक यूनिट थी जो दिलबर नेगी नाम था, और एक नहीं बल्कि कितने, जिस तरीके से अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, कौन भूल सकता है उसके हाथ की तस्वीर। हाँ, तो वो जितनी हत्या की जो घटनाएं हुई थी सब बर्बर तरीका थी, वो खिलाफत ही था। वो कोई इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए था कि वो एक सामान्य दंगा था। तो वो आप आज हम उसको दंगा कह लें, लेकिन वो दंगा नहीं था। जिस तरीके से पूरा वो आम आदमी पार्टी का पार्षद जो था उसने अपने घर को वो महल बना रखा, एक ताहिर हुसैन किला बना रखा था, किले की जैसे दीवारें होती हैं वहां से बंदूक चलाने की पूरी व्यवस्था होती है। तो ये तो युद्ध लड़ने की तैयारी है। अब हम लोग तो अभी बात ही नहीं कर रहे मदरसों और ये जितने भी मस्जिदें हैं। जब ड्रोन आप उड़ाते हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ समय से ये शुरू किया है कि भाई त्योहारों से पहले
ड्रोन कैमरा से दिखाया गया तो सारे मदरसों और मस्जिदों की छतों पर से ईंटें मिलती थी, फिर ईंटों को हटवाया जाता था। तो जब वो ईंटें मिलती हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने तो उस दूसरा तल्ला बनवाना था, उसके लिए हमने ईंटें जमा की थी। अब इस स्थिति में समस्या क्या होती है कि आप कोई केस बना नहीं सकते क्योंकि कोर्ट में जाएंगे। ऐसा मैं 1-2 केसेस के जान रहा हूं जहां पर उन्होंने कहा भाई हम तो दूसरा तल्ला बना रहे थे, उसके लिए ईंटें चढ़ाई थी, आप उतरवा रहे हो। अब आप क्या करोगे, कोर्ट भी उनको छोड़ देगी। लेकिन अंततः वो ईंट किस काम आनी थी ये तो पुलिस जान रही है, ये तो वो जानेंगे जो 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 अंततः उस ईंटों के निशाने पे आएंगे, जो उस ईंट को खाने वाले हैं। वरना कौन अपनी छतों पर ईंट इस तरीके से सजाकर लंबे लंबे समय तक रखता है। तो ये तो पूरी व्यवस्था चल रही है और हम इसके लिए सहज बना दिए गए। हमको इसके पीछे जब आप एक विक्टिम कार्ड लेके खड़ा हो जाता है तो तुरंत एक पूरी व्यवस्था डर जाती है, सब समाज भी डर जाता है, सामान्य लोग भी डर जाते हैं, कोर्ट कचहरी डरी जाती हैं। तो डरी हुई और रीढ़ विहीन व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो हमारी न्यायपालिका हो, चाहे वो हमारी शासन तंत्र हो, ये तो तुरंत झुक के रेंगने लग जाते हैं कि हाँ भाई विक्टिम प्ले करेंगे तो हमारा, हम जब अरब जाएंगे तो वहां पर सऊदी अरब में कैसे क्या मुंह दिखाएंगे। अरे भाई आतंकवाद बम फाड़ के फट रहा है तो क्या 4 मुसलमान नहीं मरे लाल किले में? उन 4 मुसलमानों का भी कोई मानवाधिकार नहीं था क्या? वो किसके शिकार थे? या जो मदरसों में जो बच्चे पीटे जा रहे हैं, जिन बच्चों के साथ, क्या सऊदी अरब में बच्चों को उसी तरीके से लाठियों डंडों से मारा जाता है? नहीं मारा जाता है। वहां पर बच्चों के साथ ये रेप नहीं होते हैं, वहां मौलवी ये सब नहीं काम करते। तो भारत में क्यों ये विशेषाधिकारी मौलवियों को होना चाहिए? तो ये सारे उस व्यवस्था के बेनिफिशियरीज हैं, ये मौलाना उसी व्यवस्था के लाभार्थी हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी वो सुविधा खत्म हो और उनके जैसे दाढ़ी वाले मौलानाओं की सुविधा खत्म हो। वो चाहते, सपना देखते, सपना दिखाते सऊदी अरब की है, लेकिन सऊदी अरब बनने में उनको भी पता है कि समस्या है। सर सऊदी अरब ओरिजिनल है, ये कन्वर्टेड है, तो इनको वो फर्क भी समझ में आना चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर भी इनको अपने मुसलमानों की चिंता नहीं है, लेकिन अपनी जमीनों की चिंता है, वो प्रॉपर्टी की चिंता जिन्होंने कब्जाई हुई है। और अब इनको देख लीजिए आतंकवादियों की कैसे पैरवी कर रहे हैं, कैसे इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं कि मुसलमानों की संस्थाएं जो है वो टारगेट पर है, सरकार साजिश कर रही है। आप सोचिए जो भड़काऊ बयान दिया है मौलाना अरशद मदनी ने, क्या ये वो जो डॉक्टर उमर जिसने जो सुसाइड बॉम्बर था उसके भड़काऊ बयान से कम है क्या? इन सबको ये जो इनको फायदा मिल जाता है ना अभिव्यक्ति की आजादी का, इन सबको सीधे सीधे जेल में ठूसने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह के भड़काऊ बयान ये दे रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं इस वक्त मौलाना मदनी, इन सबको सजा देने की जरूरत है, सीधे सीधे इन सबको जेल में डालने की जरूरत है। लेकिन क्या करें, इस देश की व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था इस तरह की है कि ये भले ही भड़काऊ बयान देते रहे सर, लेकिन इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि पर्दे के पीछे इनके मनों में क्या चल रहा है। अभी मदरसों पर जो गाज गिरेगी उसके बाद ये और रोएंगे गाएंगे और इन आतंकवादियों की मदद के लिए तैयार खड़े हैं। इन्होंने क्लीन चिट दे ही दिए तो आगे चलकर ये उनकी मदद भी करेंगे, अदालतों में उनके केस लड़ेंगे। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।